Hello guys, अस्सलाम वालेकुम। आई एम जाम आतिफ्तार, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड यू आर वाचिंग बार एट लॉ चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के उसको मद्देनजर रखते हुए कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इन्फोर्स किए जा सकते हैं और कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, कि जो इन्फोर्स नहीं किए जा सकते। किन केसेस में कंपेल किया जा सकता है सेकंड पार्टी को कि भाई अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, और किन केसेस में जो है वो सेकंड पार्टी को कंपेल नहीं किया जा सकता कि अपना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो। जो रेलिवेंट हमारे सेक्शंस हैं इसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, वो है सेक्शन 12 और 21। 12 प्रोवाइड करता है कि व्हेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इनफोर्स मे बी इन्फोर्स्ड, और 21 प्रोवाइड करता है व्हेन द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, मे नॉट बी इन्फोर्स्ड। तो आइए हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 12 में जो हमें जो है वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं चार ऐसे केसेस कि जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो इन्फोर्स करवाई जाएगी। नंबर वन, एक्ट एग्रीड टू बी डन वाज होली और पार्टली ऑफ द ट्रस्ट, के ट्रस्टी जो है वो सेकंड पार्टी है और उसने जो है वो अपने ट्रस्ट का हमारे दरमियान रिलेशन पाया जाता है और हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मेरा ट्रस्टी कोई काम करेगा जो वो नहीं कर रहा या कॉन्ट्रैक्ट अपना परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको जो है वो कंपेल किया जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स करे। कोर्ट इन्फोर्स करवाएगी कॉन्ट्रैक्ट और उसको कंपेल किया जाएगा टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, नो स्टैंडर्ड ऑफ असरटेनिंग द एक्चुअल डैमेजेस काज्ड, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट में एग्री किया गया था जो काम करने के लिए, अगर वो नहीं किया जा सकता तो जो एक्चुअल डैमेजेस हमें होंगे वो असरटेन नहीं किए जा सकते। इसकी मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं कि सिंपली जो है वो किसी डेड पेंटर की पेंटिंग हो, वो बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, तो अगर वो बेचने से इनकार कर देता है तो एक्चुअल डैमेजेस को असर्टेन नहीं किया जा सकता क्योंकि पेंटर है ही डेड, अब उससे और पेंटिंग नहीं बनवाई जा सकती। थर्ड जो है इसमें केस वो ये है कि जो पिक्यूनरी कंपनसेशन है फॉर नॉन परफॉर्मेंस, अगर एक्ट परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता और उसकी जो पिक्यूनरी कंपनसेशन दी जाएगी वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा। जब भी पिक्यूनरी कंपनसेशन की बात हो, आपने एक बात तो माइंड में रख लेनी है कि पिक्यूनरी कंपनसेशन फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट एन एडुकेट रिलीफ। और मूवेबल प्रॉपर्टी हो, मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में पहले भी एग्जांपल दिया है कि मोबाइल ले रहे हैं आप, अगर मोबाइल आपको वो नहीं देता तो वो आपको एक्चुअल अमाउंट दे देगा, कंपनसेशन दे देगा, और लॉ इसको एडिक्वेट रिलीफ कहता है। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, कोई आप घर खरीद रहे थे और अगला परफॉर्म नहीं कर रहा जो सेकंड पार्टी है अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो दैट विल कंपनसेशन जो है वो इस केस में दैट विल नॉट बी एन एडिक्वेट रिलीफ। और लास्ट इसमें जो चौथा केस प्रोवाइड किया गया है, द पिक्यूनरी कंपनसेशन कैन नॉट बी गॉट। फॉर एग्जाम्पल, बी ने ए को चेक दिया और विदाउट एनी सिग्नेचर विदाउट इंडोर्समेंट दे दिया। अब उसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप कंपनसेशन दें कि इस चीज़ की कि आपने चेक साइन नहीं किया, दैट्स नॉट अ एडिक्वेट रिलीफ। तो कंपनसेशन इसकी ली भी नहीं जा सकती कि उसने जो है वो साइन करके देना था नहीं करके दिया, इस चीज़ की कंपनसेशन नहीं ली जा सकती। हाँ, लेकिन उसको कंपेल किया जा सकता है कि भाई आपने चेक दिया, आपने पैसे देने थे, ये चेक साइन करके दो, फ्रंट पे साइन करो, बैक पे साइन करो, जो भी बैंक की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये चार बेसिकली केसेस हैं जिसमें कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो अलाउ करती है। ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं विच मे बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। नंबर वन, वही जो एक्ट एग्रीड टू बी डन वाज ऑफ ट्रस्ट। नंबर टू, नो स्टैंडर्ड ऑफ असर्टेनिंग द डैमेजेस, वही डेड पेंटर वाली एग्जांपल। उसके बाद पिक्यूनरी कंपनसेशन जब एडिक्वेट रेमेडी ना हो, एडिक्वेट रिलीफ ना हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी खरीद रहे हैं तो उसमें पिक्यूनरी कंपनसेशन जो है एडिक्वेट रिलीफ नहीं होता। और इट इज़ प्रोबेबल दैट पिक्यूनरी कंपनसेशन कैन नॉट बी गॉट, तो वो मैंने आपको चेक की एग्जांपल दी है कि चेक आपको दे दिया गया लेकिन साइन नहीं किया गया, तो इसकी कंपनसेशन नहीं लेंगे आप, उसको कंपेल करेंगे कोर्ट के थ्रू। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप चाहेंगे कि भाई चेक साइन करके दो मुझे ताकि मैं कोर्ट से उसकी अमाउंट रिसीव कर सकूं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात जो आपने देखनी है वो ये, और पास्ट एग्जाम्स में भी काफ़ी बार आ चुका है, कि डिफरेंस मूवेबल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट टू सेल या कॉन्ट्रैक्ट टू सेल मूवेबल प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट टू सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन दोनों के दरमियान जो मूवेबल और इमूवेबल के दरमियान जो डिफरेंस है वो अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो सेक्शन 12 की एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइडेड है इसका डिफरेंस, कि जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट टू सेल मूवेबल प्रॉपर्टी जो है, अगर वो ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट, वो नहीं पूरा कर रही दूसरी पार्टी, तो इसमें कंपनसेशन जो है वो एडिक्वेट रिलीफ है। वेयर एवर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी, घर बेचने की बात हो रही है या कोई भी प्लॉट कह लें, जमीन कह लें, जरी जमीन कह लें, तो उस केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में जो है वो कंपनसेशन जो है वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा। तो ये बात आपने मद्देनजर रखनी है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ते हुए, कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी के बेचने का जो है अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो तो दैट कैन बी एडिक्वेटली
उसमें कंपनसेशन हो सकती है, लेकिन जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का बेचने का अगर कॉन्ट्रैक्ट हो, उसके ब्रीच के केस में कंपनसेशन एडिक्वेट रेमेडी नहीं है, उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवाया जाएगा। तो ये थे वो कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवाया जा सकता है। आगे हम देख लेते हैं सेक्शन 21 में कि वो कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। इसमें आपने एक जो है वो मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ है, उसको याद कर लेना है। पहले दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपने वैसे ही याद कर लेने हैं, उसके बाद फार्मूला है URTCDC और फाइनली आर्बिट्रेशन। तो URTCDC अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। तो आइए हम डिटेल में देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। नंबर 1 पे वही कि द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ विच कंपनसेशन इन मनी इज एन एडिक्वेट रिलीफ। ये मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ कि जब एग्रीमेंट टू सेल हो मूवेबल प्रॉपर्टी का, अगर उसका ब्रीच होती है या वो परफॉर्म नहीं किया जाता दूसरी पार्टी की तरफ से, तो कंपनसेशन उसमें मनी एडुकेट रिलीफ होती है, जबकि इमूवेबल में ऐसा नहीं होता। इसी तरीके से जो सेकंड केस है वो द कॉन्ट्रैक्ट, उसमें या तो ऐसी माइन्यूट या न्यूमरस डिटेल्स हों या वो डिपेंड करता हो पर्सनल क्वालिफिकेशंस या वॉल्यूशन ऑफ पार्टीज पे, या नेचर ही ऐसी हो कि कोर्ट उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकती। इसकी मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं उसको पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा, या किसी और ने मुझे ऑफर किया कि भाई वो मुझे सैलरी प्रोवाइड करेगा फॉर माय पर्सनल सर्विसेज, या मैं जो है ऑथर हूँ और मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ एक पब्लिशर के साथ कि मैं आपको लिटरेरी वर्क कंप्लीट करके दूंगा। तो इन तमाम केसेस में ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मेरी पर्सनल क्वालिफिकेशन पे। मैंने पर्सनल सर्विसेज देनी है, मैं एक ऑथर हूँ, मैंने लिटरेरी वर्क करके देना है, ये भी पर्सनल सर्विसेज हैं। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। उसके बाद वही फार्मूला URTCDC। यू से है अनसर्टेन, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें रीजनेबल सर्टेनिटी ना हो। इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मैं अगर लाहौर में जो डेवो टर्मिनल है उसका मैं ओनर हूं, और मैं वहां पे बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि मैं आपको यहां पे अकोमोडेशन प्रोवाइड करूंगा और जो है वो अप्लायंसेस जो हैं वो भी लगा के दूंगा, आप यहां पे आओ और यहाँ पे अपनी गुड्स सेल करो, लोगों को रिफ्रेशमेंट का सामान बेचो। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि मैं उसको किस नेचर की अकोमोडेशन दूंगा, किस अमाउंट की, मैं कितने लोगों को अकोमोडेशन प्रोवाइड करूंगा उसके साथ, और दूसरा मैं कौन कौन सी अप्लायंसेस उसको लगा के दूंगा। तो इसमें रीजनेबल सर्टेनिटी नहीं है, तो दैट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट विच रिवोकेबल और से रिवोकेबल, कॉन्ट्रैक्ट विच इज रिवोकेबल। अब दो जो है वो लोग पार्टनर्स बन जाते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन ये स्पेसिफाई ही नहीं करते कि कितने अरसे के लिए वो पार्टनर्स रहेंगे। होता है ना 2 साल के लिए हमारी भी पार्टनरशिप चलेगी, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। अब जब मर्जी ए चाहे या बी चाहे, दोनों पार्टीज जब मर्जी कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर सकते हैं, तो दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट ऑल्सो बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाते हैं इसमें टी से ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ देयर पावर्स। इसकी मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ कि एक ट्रस्टी है, मैंने उसको अपनी प्रॉपर्टी दी कि भाई आप इसको 7 साल के लिए जो है वो लीज पे दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, या रेंट पे दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। वो कॉन्ट्रैक्ट करता है मेरा ट्रस्टी किसी और के साथ कि 7 साल के लिए उसको वो लीज पे दे रहा है या रेंट पे दे रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट में ही एक कंडीशन वो लिख देता है कि 7 साल के बाद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टीज से ये लीज आगे बढ़ा दी जाएगी। अब मैंने तो उसको इख्तियार दिया था सिर्फ 7 साल के लिए लीज करने का या फिर 7 साल के लिए रेंट पे देने का, लेकिन उसने क्या किया, उसके अंदर ही उसने लिखवा दिया कि 7 साल के बाद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टीज के थ्रू हम इस टेन्योर को एक्सटेंड कर देंगे। तो ये एक्सेस ऑफ ट्रस्ट हो गया। मैंने उसको 7 साल के लिए दिया था, वो उसके 7 साल के बाद भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बाद का भी, कि वो उनको एक्सटेंड कर देगा पीरियड। तो ये एक्सेस ऑफ ट्रस्ट जो हो गया कॉन्ट्रैक्ट, दैट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। नेक्स्ट सी से आ गया कंपनी और कॉर्पोरेशन या फिर उनके प्रोमोटर्स या जो है वो फॉलोअर्स जो भी कह लें आपको, और उनकी एक्सेस ऑफ पावर्स में हो। अब एक कंपनी है, रेलवे कंपनी है, वो मुझसे ज़मीन लेती है कि मैं यहाँ पे जी स्टील मिल बनाऊंगी। तो रेलवे कंपनी के इख्तियारात क्या हैं? एक कॉर्पोरेट कंपनी हो या रेलवे कंपनी हो, उसके इख्तियारात क्या है कि वो रेलवे का ही अपना बिजनेस चलाएगी। अगर वो मुझसे ले रही है कि जी मैं यहाँ पे स्टील मिल क्रिएट करूंगी, तो ये एक्सेस ऑफ पावर्स हो गया कंपनी की। कंपनी की पावर तो थी रेलवे कंपनी चलाने तक, लेकिन उन्होंने स्टील मिल के लिए जगह ली और उसको स्टील मिल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दी। तो दैट कैन नॉट ऑल्सो बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। डी से आ गया जी ड्यूटी कॉन्टिन्यूस, जिसमें ड्यूटी हो 3 साल से ज़्यादा का। मैं 5 साल के लिए जी कहता हूँ कि मैं किसी को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर रेलवे कंपनी बंदा एम्प्लॉय करती है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो जो उनका प्लेटफॉर्म है वो 5 साल के लिए साफ करेगा। तो कॉन्टिन्यूस ड्यूटी 3 साल से जब भी ज़्यादा की होगी, दैट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। और फाइनली है द मटेरियल पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर सपोज बाय बोथ ऑफ पार्टीज टू एग्जिस्ट सीजेज टू एग्जिस्ट। मैं अपनी वाइफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि मैं एन्युटी प्रोवाइड करूंगा हमारे 2 बच्चों को, उनके जो है वो सालाना
लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों को नहीं पता कि हमारे 2 बच्चों में से 1 बच्चे की डेथ हो चुकी है। तो मटेरियल पार्ट जिसके लिए मैं एन्युटी प्रोवाइड कर रहा हूँ सालाना, वो तो है ही नहीं, बच्चों में से एक तो रहा ही नहीं, तो एन्युटी किस चीज़ की देनी है भाई? तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी जिसमें मटेरियल पार्ट सीजेस टू एग्जिस्ट, जो हम बिलीव कर रहे हैं कि वही है लेकिन वो नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो इस केस में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो इन्फोर्स नहीं करवाई जा सकती। और फाइनली जो है, नो कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर प्रेजेंट और फ्यूचर डिफरेंसेस टू आर्बिट्रेशन शैल बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी जिसमें प्रेजेंट कोई मसला होगा या बाद में कोई मसला होगा, उनको रेफर किया जाएगा आर्बिट्रेशन के पास, इनको भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा फार्मूला जो है URTCDC पसंद आया होगा। इसके जरिए आप बिल्कुल ईजिली जो है वो याद कर सकते हैं कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो सेक्शन 21 प्रोवाइड करता है विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। तो ये था हमारा लेक्चर, कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड सेक्शन 12 एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड सेक्शन 21। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। मजीद वीडियो को हमारी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।